हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं पोरीफेरा के बारे में, एनिमल किंगडम में। एक एक करके मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चे, चलते हैं हम। एक मिनट बच्चे। चलिए तो हम बात करते हैं पोरीफेरा के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं, हाँ मैं आपको बता दूं, पोरीफेरा जो है ये सबसे पहला संघ होता है एनिमल किंगडम का, है ना, जिसे हम सेलुलर लेवल ऑफ सेलुलर लेवल कहते हैं ना, पोरीफेरा। देखिए यहाँ पे पोरीफेरा, एक एक करके हम बात करते हैं। पोरीफेरा, है ना। उसके बाद फिर हम अगला जो फाइलम पढ़ेंगे, कॉलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कॉलेंट्रेटा, कोलेंट्रेटा, कॉलेंट्रेटा। कॉलेंट्रेटा के बाद पढ़ेंगे हम लोग टीनोफोरा, टीनोफोरा, टीनोफो टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद कौन सा आ जाएगा? टीनोफोरा हो गया। उसके बाद आ जाएगा आपका, चलिए पहले ये तीन ठो ही पढ़ते हैं अभी, ठीक है। इधर एक्सप्लेनेशन करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे किस चीज को। चलिए सबसे पहले हम बात करें पोरीफेरा। तो देखिए पोरीफेरा जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, खास तौर पे एकदम सेलुलर लेवल वाला होता है, कोशिकीय। ये शुरुआत है एनिमल किंगडम की, क्या है ये, एक शुरुआत है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कोशिकीय स्तर वाला। कोई पूछेगा कि इसका जर्म लेयर कैसा होता है, तो ये सिंपल सी बात आप याद रखिए, कैसा होता है, सेलुलर होता है। और इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती है, विदाउट सिमेट्री, इरेगुलर शेप का होता है, और खास तौर पे ये पानी में मिलता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं मेन मेन पॉइंट पे। पोरीफेरा में इस साइड, एक मिनट जरा सा हम इसको मिटा लो। यहाँ पे हम अगर कैरेक्टर की बात करते हैं, कैरेक्टर यानी कि गुण की बात करते हैं, है ना। तो इस साइड में गुण लिख लेता हूँ, किसका, पोरीफेरा का लिख लेता हूँ। चलिए ये थोड़ा सा जगह तो कम हो गया, बट चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ पोरीफेरा, पोरीफेरा। चलिए पोरीफेरा, इसी को हम लोग कहते हैं स्पंज, स्पंज कहते हैं। स्पंज ग्रुप है ये। कौन सा ग्रुप है? स्पंज। समझ रहे बातों के लिए, ये इतना ज्यादा लचीला होता है ना। हाँ, ये खास तौर पे पानी में रहता है, इसको पानी पानी को ये सोख लेता है, इसीलिए इसको स्पंज भी कहते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें जर्म लेयर का। जर्म लेयर, अगर हम जर्म लेयर की बात करते हैं इसकी, तो ये सेलुलर होता है, सेलुलर होता है। दूसरे नंबर पे अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करते हैं कि कहाँ रहना पसंद करता है, किस जगह पे आपको ज्यादा मिलेगा, है ना, हैबिटेट। हैबिटेट इसका आवास स्थान, आवास स्थान जो होता है इसका क्या है, तो आपको इसका जो आवास स्थान है ये मोस्टली जो है ना मेराइन होता है, और जनरली फ्रेश वाटर भी होता है। मोस्टली मोस्टली मेराइन, मेराइन एंड फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर दोनों जगह पे आपको मिल जाएंगे। फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, मोस्टली मेराइन एंड फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे। तीसरा नंबर पे अगर मैं बात करूं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सिंपल सी बात है, इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। अगर मैं परिसंचरण तंत्र की बात करता हूं, तो परिसंचरण तंत्र कैसा होगा, सोच के देखो जरा सा। सर ये तो सेलुलर लेवल वाला है, तो इसमें तो परिसंचरण तंत्र ही इनकम्प्लीट होगा सर, यानी कि होगा ही नहीं, है ना। परिसंचरण तंत्र की बात ही करना बेकार है इसमें, है ना। इनकम्प्लीट लिखिए, इनकम्प्लीट, अपूर्ण होता है,
इनकम्प्लीट होता है। चौथा नंबर वाला आप याद कीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई डाइजेस्टिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है ना, ये भी क्या होता है, इनकम्प्लीट लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, इनकम्प्लीट। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फर्टिलाइजेशंस की, है ना, एक्सक्रीशन की। चलिए एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब समझते हैं? देखिए यहाँ पे जनरल लेयर का मतलब कौन कौन से लेयर होते हैं, तो सेलुलर होते हैं, सेलुलर लेवल के होते हैं। हैबिटेट आवास स्थान, सर्कुलेटरी परिसंचरण तंत्र, याद है मैंने दो तरह के परिसंचरण तंत्र बताए, एक क्लोज टाइप और एक ओपन टाइप। मैंने आपको कहा था बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र वह है जिसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है हमारे शरीर में एक व्यास वाला सीरा और धामनी से पूरे शरीर में होता है, तो उसको बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन पाइपलाइन के द्वारा हो रहा है, तो कैसा हो जाएगा, बंद परिसंचरण तंत्र। और खुला का मतलब क्या होता है कि हमारा बाकी जो ऑर्गन है वो उसमें बाथेड हो, यानी कि डूबा हुआ हो, यानी कि हार्ट से डायरेक्ट ब्लड को उठाया और डायरेक्ट शरीर में डाल दिया, तो ये कैसा हो जाएगा बताइए आप हमको। ये इस तरह का जो परिसंचरण तंत्र है उसको हम लोग कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, यानी कि ओपन टाइप। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशंस का। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशंस का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि अगर कोई जीव जंतु है तो उसको एक्सक्रीशन करना तो अनिवार्य है। हर जीव जंतु क्या करता है, एक्सक्रीशंस करता है। तो सबसे सिंपल बात आप समझ के चलो, यहाँ पे जो एक्सक्रीशंस है ये बॉडी सरफेस के द्वारा भी होता है और एक ऑर्गेन होता है जिसका नाम है कोहेनोसाइट्स। तो आप ध्यान रख सकते हैं कोहेनोसाइट्स। चलिए कोहेनोसाइट्स होते हैं, है ना, एक्सक्रीशंस करते हैं। अच्छा चलिए 6 नंबर वाला जो चीज है इसका अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशंस का। अच्छा हिंदी में एक्सक्रीशन को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन समझते हैं ना, उत्सर्जन यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं, सिंपल जी। अब हम फर्टिलाइजेशंस की बात करते हैं, यानी कि निषेचन की। मेल एंड फीमेल गैमेट आर फिक्स्ड टू ईच अदर इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशंस, सिंपल से शब्दों में कहता हूं। अब ये जीव है, इसमें फर्टिलाइजेशन आखिर कैसे होता है? तो याद रखिएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है? इंटरनल, आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन। अच्छा शॉर्ट में मैं लिख दूं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। चलो 7वां नंबर वाला तुम याद रख सकते हो, डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट होता है? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद 8वां वाला जो पॉइंट है लार्वा। ये डेवलपमेंट कैसा होता है और बताइए, कुछ छूट रहा है क्या? डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इसका कैसा होता है? डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा, लार्वा की बात करें तो प्रेजेंट होता है, लार्वल स्टेज होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ ऑर्गेन होते हैं। अच्छा इसमें एक स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, शरीर में जो ढांचा प्राप्त करता है ना, उस ढांचा प्राप्त करने के लिए स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, कांटेनुमा संरचना होता है इसका। जो शरीर है ना खास तौर पे पोर होता है, स्पंजी होता है ना, छोटे छोटे इसके शरीर में छिद्र होते हैं, है ना, पोर्स, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, पोर लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इन होल बॉडी, इन होल बॉडी पूरे शरीर पे होते हैं, इन होल बॉडी,
होल बॉडी। इसी से तो पानी को क्या कहता है, वो अपने शरीर में ये खाता है। अच्छा, एक और प्रकार का इसमें स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है ओस्टिया और ऑस्क्यूलम। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ना। क्या नाम मैंने बोला है, ओस्ट्रिया और ऑस्क्यूलम, आप ध्यान रख सकते हैं। तो आप सिंपल सा याद रखिए, मैं इस साइड में लिख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं लिख दूँ ओरीफेरा के बारे में, है ना, फिर मिटा दूंगा। ओरीफेरा, वहां पे जगह कम है। चलिए यहाँ पे खास तौर पे पाया जाता है इसके दो परत, ओस्टिया पाया जाता है और ओस्क्यूलम। सर ओस्टिया और ओस्क्यूलम क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ओस्क्यूलम के द्वारा खास तौर पे पानी को आउट गोइंग किया जाता है ना, H2O आउट गोइंग, यानी कि शरीर से बाहर निकाला जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन। और ओस्टिया के द्वारा क्या किया जाता है, इनहेलिंग ऑफ वाटर, यानी कि लिया जाता है ना, इनवर्ड इनहेलिंग ऑफ वाटर को इनहेल किया जाता है। तो ऑस्ट्रिया और ऑस्क्यूलम के बारे में आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। चलिए अब इसमें कुछ एग्जाम्पल सब है, वो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एग्जाम्पल जो बड़ा काम का है, सबसे पहले आपका है यू स्पोंजिया, यू साइकोन है, साइकोन, इसी को हम लोग साइफा कहते हैं। क्या कहते हैं, साइकोन को साइफा कहते हैं, साइफा, साइफा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यू स्पोंजिया आता है, यू स्पोंजिया, इसको हम लोग एनसीईआरटी में, अगर आप पोरीफेरा वाला टॉपिक में जाते हैं तो नीचे में देखिएगा, वहां एग्जाम्पल में ये सारी चीजें लिखी हुई है। मैंने जितनी भी बात बताई ना, वो सारी चीजें लिखी है वहां पे, ठीक है। तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं एक बार अच्छे से। यू स्पोंजिया है ना, इसको हम लोग बाथ स्पंजी कहते हैं, बाथ स्पंजी, बाथ स्पंजी कहते हैं। उसके बाद यू स्पोंजिया के बाद है स्पोंजिला, स्पोंजिला। तो मैं तो आपको हमेशा ये सजेशन देता कि आप जब भी पढ़े या मैं पढ़ाऊं तो आप अपने पास में एनसीईआरटी रखे रहें, ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कतें ना है, आप देखते भी चले, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते चला जाएगा, और साथ में आपका कॉन्फिडेंट भी ऐसा लगेगा कि नहीं चलो जो मैं पढ़ रहा हूँ कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ, तो एक अच्छा आपको अंदर से अच्छा फीलिंग आएंगी। और आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त तो आपको एनसीईआरटी तो आप समझ ही रहे हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से लाइन टू लाइन उठ के आ जाते हैं, तो आपको उसी हिसाब से चीज़ों को एक करके, इसका एग्जाम्पल तो आपको छोड़ के चलना नहीं पड़ेगा, एनिमल किंगडम हर चीज को लेकर चल। स्पॉन्जिला, इसको कहते हैं फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर स्पॉन्जी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्जी, है ना, लिख रखा है। चलिए आइए देखिए, तो ये सारी कहानी जो थी पोरीफेरा की थी। मैंने कहा ये स्पंजी होता है, अच्छा ये एसिमेट्री होता है, ये बात याद रखिएगा, कैसा होता है एसिमेट्री, एसिमेट्री, इसकी कोई आकृति नहीं होती, खासतौर पर ये असीमित होता है। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं कोलेंटेटा के बारे में। क्या है ये कोलेंटेटा, इसको हम लोग कहते हैं कोलेंटेटा को निड्रियो, है ना, निड्रिया भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इसके पास एक प्रकार का संरचना होता है जिसको हम लोग निड्रिया या निड्रियो ब्लास्ट कहते हैं, है ना, निड्रियंस कहते हैं। कोलेंटेटा को क्या कहते हैं, निड्रिया, नाइडेरिया, क्या बोलते हैं, नाइडेरिया के नाम से जानते हैं, नाइडेरिया। ये सर क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, शिकारी सी निड्रियो ब्लास्ट का काम है ये प्रे, यानी कि जो शिकारी शिकार को पकड़ने में, और अगर कोई जानवर इस पे हमला करता है तो उससे बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नाइड्रियो ब्लास्ट होते हैं इसके पास। चलिए
अब हम बात करते हैं इसका जो जर्म लेयर होता है, खासतौर पे एक एक पॉइंट बात करेंगे। इसका जर्म लेयर होता है, इसको हम लोग डिप्लोब्लास्ट कहते हैं, डिप्लोब्लास्ट। सर ये क्या होता है? अब मैं आपको सिंपल सा समझाऊं। डिप्लोब्लास्ट का मतलब होता है द्विकोरिक। क्या होता है? द्विकोरिक, कोरिक। अब ये क्या होता है सर? ये क्या बोल रहा है? जब कोई भी जीव जंतु भ्रूणीय अवस्था में होती है, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, तो उस वक्त इसमें दो प्रकार के लेयर होते हैं। एक होते हैं एक्टोडर्म और दूसरा होते हैं इंडोडर्म। यानी कि दो ही लेयर है, तो लेयर के आधार पर इसको क्या कहा गया? द्विकोरिक, कोरिक या डिप्लोब्लास्टिक। ठीक सर। अब हम बात करते हैं हैबिटेट की। हैबिटेट इसका कैसा होता है? ये जो है खास तौर पे यानी कि एक्वेटिक और मेराइन होता है ना? मेराइन वाटर, मेराइन वाटर एंड बोलिए एंड एक फ्रेश वाटर, मेराइन एंड फ्रेश वाटर होता है। चलिए अवस्था, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो भाई इसमें भी इनकम्प्लीट होगा। क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसमें भी क्या होगा? इनकम्प्लीट। ध्यान रखना है ना, ऊपर ले लेते हैं। ऐसा होता है इनकम्प्लीट होता है, तो ये याद रखना है। डाइजेस्टिंग कैसा होता है भाई? अब्सेंट होता है, अब्सेंट होता है। उसके बाद हम बात करें एक्सक्रीशंस की, तो इसमें एक्सक्रीशंस कैसा होता है? एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो बॉडी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होता है, बॉडी सरफेस के द्वारा भी होता है। बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होता है। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। चलिए अब अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इसका एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग ब्राह्य निषेचन कहते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो कैसा डेवलपमेंट होता है? डायरेक्ट होता है। उसके बाद लार्वा इसमें भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसके हमने ये नहीं बोला है सेक्स कैसा होता है। सेक्स आर सेपरेटेड या नॉट सेपरेटेड, सेक्स के बारे में हम कुछ बात ही नहीं करेंगे। इस दोनों में जो नर और मादा की बात करेंगे वो होता है नॉट सेपरेटेड होता है। सेक्स आर नॉट सेपरेटेड, सब में सेक्स आर नॉट सेपरेटेड, दोनों में याद रखिएगा, ना ही इसमें है और ना ही इसमें, सेक्स आर नॉट सेपरेटेड। चलिए अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, किसके? एग्जाम्पल की, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि इस प्रकार है। पोलिप हो गया, ऑरेलिया हो गया, ओबेलिया हो गया, मेड्यूसा हो गया, कई एग्जाम्पल है ना? मैं आपको जो कुछ एग्जाम्पल है मैं इस पे लिख देता है। पैप गम, ये क्या है सर? देखो ये याद रखने का तरीका है, P4 फाइसेलिया याद रखिएगा ना, PHYSALI फाइसेलिया। पुर्तगस मैन ऑफ वॉर, इसको कहते हैं पुर्तगाली का युद्ध पोत। एनसीईआरटी में देखिए बड़ा अच्छा से लाइन लिखा हुआ है, पुर्तगस मैन ऑफ वॉर। अच्छा चलिए A4 एडम सिया कहते हैं, है ना? एडम सिया कहते हैं। P4 पिनिचुअल है, G4 गोर्गोनिया है। A4 एडमसिया है, एडमसिया के बाद है मैंड्रीना, जिसको हम लोग ब्रेन कोरल कहते हैं, मैंड्रीना, है ना? मैंड्रीना, ब्रेन कोरल, मैंड्रीना को क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल। मोती की तरह रहता है ब्रेन में, है ना? माथे में कोरल, इसीलिए इसको कहा गया। अच्छा इसका मुख्य जो बातें हैं, जो याद रखने वाले बातें हैं, वो कुछ ये है।
कि भाई ये डिप्लोब्लास्टिक है सर, डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है, एक्सक्रीशन सर बड़ी सरफेस के द्वारा होता है सर, सारी बातें मुझे समझ में आ रही है। सर आप एक चीज बताओ, हाँ ये जो होता है फ्री स्विमिंग होता है, कैसा होता है, फ्री स्विमिंग। हाँ इसका जो मुख्य बातें हैं वो कुछ ये है, ये पानी में ना पूर्ण रूपेण तैरता है। जो पोलियप होता है पूछा जाता है वो किस शेप का होता है, कहिएगा सिलेंड्रिकल शेप होता है। कैसा होता है पोलियप, सिलेंड्रिकल शेप होता है। और एक और है ऑरेलिया, है ना, छाता अम्ब्रेला की तरह शेप होता है। तो अब याद रखिएगा पोलियप मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में, इसके बारे में। कोलेंट्रेटा, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, कोलेंट्राटा, है ना। चलिए पोलियप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। आपने देखा भी होगा नीचे में हाइड्रा की तरह एक संरचना बनी हुई है ना, वही पोलियप है। पानी में फ्री स्विमिंग होता है, पानी में ये पूर्ण रूप में तैरने का काम करता है, एकदम बढ़िया से फ्री स्विमिंग करता है, फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग होता है, ये पानी में बड़ा अच्छा से तैरता है, फ्री स्विमिंग। अच्छा एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, एक लाइन और है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से पूछा जाता है और बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। चलिए वो ये है, ऑरेलिया मेड्यूसा, ऑरेलिया को मेड्यूसा भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पोलियप, पोलियप, पोलियप को हम लोग क्या कहते हैं, मैड्रीना, मेड्यूसा, मैडरीना, जो भी है देख लीजिएगा स्पेलिंग एक बार, है ना। ऑरेलिया मेड्यूसा हो गया, पोलियप हो गया। अब ये दो स्टेज है, अगर ये ऑरेलिया से इसको करते तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, कैसा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वरना आपसे गलती यहीं पे करवा देगा, समझे बात तो कि नहीं, पूछ लेता है। और पोलियप से अगर ऑरेलिया बनता है तो उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन काम करता है, तो सेक्सुअल। फिर आपके दिमाग में आएगा सर ये तो वो वाली चीजें हो गई, इसमें तो दोनों तरह की रिप्रोडक्शन है सर। हाँ इसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों है, यही तो इसकी खासियत है इस जीवों की। तो आप इस बातों को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, समझे बात। मैंने एग्जांपल बता दिया, इसका मैंने मेन कैरेक्टर बता दिया, यानी कि एक एक चीज मैंने बता दिया। अच्छा ये जो पोलियप होता है ना, इसी के बारे में मैंने लिखा, कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो ये बात आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अब हम बात करें टीनोफोरा के बारे में। सर ये टीनोफोरा क्या होता है, अच्छा इसका जो जीव है ना खास तौर पे ऐसे रहता है, एकदम छत्ते की तरह आकृति वाला रहता है ना, ऐसे रहते हैं, यहाँ पे इस तरह का निकला रहता है, ये इस तरह का रहता है। एक तो हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर देखिएगा, तो हाइड्रा ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे, ये सिलेंड्रिकल, ये पोलियप है, पोलियप है, ऐसा समझना होता है। ये फ्री स्विमिंग होता है, पानी में एकदम बढ़िया से तैरता है, एकदम बढ़िया से। चलिए अब हम बात करते हैं टीनोफोरा के बारे में। ये टीनोफोरा क्या है, तो टीनोफोरा जो है ना खास तौर पे लिखिए एक्सक्लूसिवली मैरीन है, एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली यानी कि ज्यादातर, एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है। और सॉरी ओ हैबिटेट में मैंने लिख दिया, सॉरी। पहले तो मैं इसका जर्म लेयर बता दूं, इसका जो जर्म लेयर होता है ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक। मैंने अभी बताया ना डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर होते हैं, एक इक्टोडर्म, इक्टोडर्म, और एक होते हैं इंडोडर्म। तो इक्टोडर्म इंडोडर्म होते हैं, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम हैबिटेट की बात करें, ये जीव जंतु कहाँ रहना पसंद करता है, मैंने कहा ना ज्यादातर एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है, ये मैराइन, ये होता ही है भाई, मैराइन में ही मिलेगा।
मेराइन। उसके बाद हम इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये भी इनकम्प्लीट ही है, इनकम्प्लीट ही है। उसके बाद हम बात करें डाइजेशन का तो ये भी क्या होता है भाई, इनकम्प्लीट ही है। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा कि पूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहते हैं, यानी कि कैनाल सिस्टम होना चाहिए कि माउथ से एनस तक का पार्ट अगर फुलफिल हो तो उसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, और ना हो तो उसको हम लोग इनकम्प्लीट कहेंगे। एकदम दिमाग में रखिए आप। चलिए अब आगे की ओर हम चलते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये भी क्या करता है, बॉडी सरफेस के द्वारा करता है। बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, बॉडी सरफेस। चलिए आइए अब हम बात करते हैं किसकी, एक्सक्रीशन हो गई। फर्टिलाइजेशन तो कैसा होगा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ये आपको ध्यान रख के चलना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होगा, और लार्वा की बात करें तो वो तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा ही। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है। अच्छा हाँ, ये जीव का एक खासियत है, ये बायोलुमिनेसेंस होता है, यानी कि दीप्त प्रादीप्त होता है ना, बायोलुमिनेसेंस होता है। बायोलुमिनेसेंस होता है, एक बार देख लीजिएगा, बायोलुमिनेसेंस है ना, यानी कि ये जब अपने आप को द्वीप दीप्त कहते हैं। अच्छा, ये जब अपने आप को खतरा महसूस करता है, या वैसे भी जब अंधेरा हो जाएगा ना तब इसको देखिएगा ना एकदम गोला रहता है एकदम, है ना। इसको सी वॉलनट के नाम से भी जानते हैं, क्या इसका जो है, इसको हम लोग सी वॉलनट कहते हैं, सी वॉलनट, वॉलनट है ना। अखरोट की तरह दिखता है, ये गोला होता है, इसके पास कॉम्ब प्लेट पाया जाता है। कॉम्ब प्लेट के द्वारा क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह इसके शरीर पे ना दिखाता हूं मैं, ये कुछ ऐसा संरचना होता है, ये ऐसा गोल आकृति वाला रहता है, और ये ऐसे गोल आकृति वाला रहता है, और इसके शरीर पे ऐसे धारियां रहती है, ऐसे 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 इस तरह का धारियां रहता है, और इधर से ना टेंट्रिकल्स निकले रहते हैं, टेंट्रिकल्स ऐसे ऐसे इधर से निकले रहते हैं इस तरह से, और ये क्या करते हैं, इसी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, इसी को कहते हैं कॉम्ब प्लेट। इसके शरीर पे क्या रहता है, कॉम्ब प्लेट रहता है, कॉम्ब प्लेट, धारियां होती है। ये क्या है आपका, टेंटिकल्स होता है, टेंटिकल्स। आप इसको उठाने जाएंगे ना तो आपको चुबा देगा, तो इससे अपना बचाव भी करता है। और ये रात के समय ना, ये गोला जो पदार्थ है, सॉरी ये जीव है, ये रात के समय चमकेगा, लाइट इमिट करेगा, समझ रहा है, इसको बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है ना, बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है। अच्छा एक चीज और देखिएगा आप जरा तो ध्यान से, इसका एग्जाम्पल का नाम है प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैचिया है ना, PLEURO, प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैचिया हो गया है ना, ये एग्जाम्पल है, ये आप याद रख सकते हैं, है ना। टीनोप्लेना हो गया, प्लूरोब्रैकिया हो गया, या टीनोप्लेना कह सकते हैं, टीनोप्लेना, टीनोप्लेना हो गया, है ना। तो ये सब इसका नाम है, नाम आप याद रख सकते हैं। तो देखिए मैंने इस जीव के बारे में एकदम बढ़िया से समझा दिया, यकीनन है कि आप पोरीफेरा, कॉलेंटेटा, टीनोफोरा के बारे में शायद समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ रहे बातों के नहीं, और जो बच गया है वो मैं अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा। तो बताइए आपको ये बातें जो मैंने जहाँ तक मैंने आपको समझाई, क्या अच्छे से समझ में आई ना? अगर आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक करो, और कमेंट भी किया करो, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो आपको दे रहा हूँ आपको समझ में अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जरूर किया करें, मेरा फीडबैक दिया करें, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। चलिए बच्चे, धन्यवाद, जय हिंद।